नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात बीजेपी की उस सियासत की करने जा रहे हैं जिस सियासत के सहारे बिहार में उसने एक ऐसा दांव खेला है कि कांग्रेस और आरजेडी को न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। और ये एक ऐसा दांव है, हमें लगता है कि अभी तक बिहार को लेकर जितना भी तरीके का दांव बीजेपी ने खेला होगा, नीतीश को लेकर हो, चाहे ईडी सीबीआई के सहारे तेजस्वी के परिवार को लेकर खेला गया दांव हो, या प्रशांत किशोर के सहारे खेला जा रहा दांव हो, चाहे चिराग के सहारे खेला जा रहा हो, तमाम अभी तक जितने भी दांव बीजेपी ने खेला है उसमें सबसे जबरदस्त दांव कह सकते हैं कि इस बार खेला है। और ये एक ऐसा दांव है जो दांव 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत ही आसानी से अपने ही बूते बहुमत हासिल करा दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, और सामने वालों चारों खाना चित हो जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। हम बात ओवैसी के सहारे बीजेपी की उस सियासत की करने जा रहे हैं जिस सियासत ने पूरे बिहार की राजनीतिक फिजा को बदल दिया। खबर होगा आपको कि ओवैसी की पार्टी ने आरजेडी और कांग्रेस को प्रस्ताव दिया है कि अल्पसंख्यक वोटों का बिखराव नहीं होना चाहिए, और अल्पसंख्यक वोटों का बिखराव नहीं होना चाहिए इसलिए हम सब लोगों को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, और हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी और जदयू गठबंधन को चुनाव हराएंगे। वोट बिखराव से इनको जीत का अवसर मिल जाता है। हम लोग पिछले चुनाव में 2 चुनाव का अनुभव मेरा यही रहा है कि वोट बिखराव का लाभ मिलता है, इसलिए हम लोग साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये प्रस्ताव ओवैसी की तरफ से हुआ है। ओवैसी की तरफ से इस प्रस्ताव का मतलब क्या है, या फिर हमने जो कहा आपको कि बीजेपी का ये सबसे बिहार की राजनीति में अभी तक का सबसे बड़ा दांव है, इसका मतलब क्या है? जरा मतलब समझने से पहले बिहार में जो ओवैसी पार्टी के जो विधायक, एक ही विधायक बचे बाकी सब तो भाग ही गए, क्या कहते हैं, क्यों वो गठबंधन करना चाहते हैं? क्या वो दबाव में है या फिर किसी और सियासत की वजह से इस तरीके की राजनीति वो करना चाहते हैं? क्योंकि ये राजनीति जो है ना, देखने से तो साफ लगता है कि महागठबंधन का वोट का बिखराव जो पिछले बार तेजस्वी सीमांचल में ओवैसी की पार्टी की वजह से ही 8-10 सीट लूज कर गया, वो सीटें वो जीत कर सरकार बना सकता था। मतलब पिछले बार 2020 के चुनाव में एकदम पास सत्ता के करीब पहुंचने के बावजूद भी इसलिए सरकार नहीं बना पाई या बहुमत के से पीछे रह गए कि उनपे ओवैसी फैक्टर बड़ा काम किया। तो इसलिए वो फैक्टर इस बार अगर साथ हो जाए तो 4 चांद लग जाएगा, लेकिन वो चीज़ तो है नहीं। जरा पहले सुनिए जनाब का क्या रहे। ये चाहता हूं कि सेकुलर वोटों को बिखरने से रोका जाए। यही वजह है कि हम चाहते हैं कि उनको मैसेज दे दें। कल ये लोग कहते न फिरें कि एमआईएम वोटों को बिखरा रही है। हम यही नहीं कहा है, बल्कि बिहार के बहुत सारे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम जो धार्मिक संगठन हैं, जो लोग इलेक्शन के ज़माने में बड़े चिंतित होते हैं कि अच्छी सरकार बने, उनको भी हमने कहा है कि ये वक्त है सर जोड़ कर बैठने का कि आने वाले दिनों में बिहार का और नुकसान नहीं हो। बिहार में जो कम्युनल फोर्स है उसको कमजोर किया जाए, बिहार में जो सांप्रदायिक सरकार है इसको रोका जाए। ये मैसेज हमने सबको दिया है। तो नुकसान मेरा निजी नुकसान था, लेकिन समाज का, देश का, राज्य का नुकसान यकीनन है मेरे नुकसान से बड़ा है। इसलिए बड़े नुकसान के लिए हम छोटे नुकसान को सह सकते हैं। सुन लिए, अब इसका मतलब समझिए कि आने वाले समय में कोई मुस्लिम संगठन या मुस्लिम धर्मनिरपेक्ष राजनीति करने वाले लोग मुझे ये ना कहे कि भाई आप क्यों उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, कोई ये ना कहे कि बीजेपी का बी टीम है, कोई ये ना कहे कि आप के वोट काटने से एनडीए को लाभ मिल रहा है। यही कह रहे हैं ना, इसलिए आप उनको साथ लाइए। लेकिन संकट क्या है? ओवैसी के साथ लाने से होगा क्या? ओवैसी के साथ लाने से ओवैसी की सियासत क्या है? ओवैसी की सियासत क्या है? सियासत, और उस सियासत का लाभ अभी तक किसको होता रहा है? पूरे देश में 2014 से पहले ओवैसी को कोई जानता था क्या?
कोई मीडिया वाला ओवैसी को तवज्जो देता था क्या? दो भाई का सांसद ही, लेकिन हर मुस्लिम इशू पर जिन्ना की तरह उसी से बयान लिया जाने लगा, लिया जा रहा है। जिन्ना भी मुस्लिम लीग का कोई नेता ऐसा थोड़ी था, ऐसा तो थे नहीं, लेकिन मान लिया गया, उसी ओबीसी को मान लिया कि नेता है मुसलमानों का, और उसका वो अपने तरीके से सियासत साध रहा है। और जहाँ जहाँ ओबीसी गया वहाँ वहाँ हुआ क्या है? जरा ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए, उस पॉलिटिकल सिनेरियो को देखिए। जहाँ जहाँ ओबीसी गया वहाँ वहाँ ध्रुवीकरण हुआ। बिहार में ध्रुवीकरण हो, इसकी कोशिश बीजेपी की कई दशकों से है, लेकिन ध्रुवीकरण नहीं हो पाता है। याद होगा 2020 के चुनाव में इसी तरीके से जाले से एक मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा कर दिया था इन लोगों ने, जिस पर कश्मीर को लेकर और पाकिस्तान को लेकर कुछ बयान उन्होंने दिया था, और वो बयान इतना जन जन तक पहुंचाया गया कि हिंदू मुसलमान वहां से, और सिद्दीकी जैसा उम्मीदवार वो भी उस चक्कर में पड़ गए और सब लोग हार गए। पूरा दरभंगा का जो है सीन बदल गया। तो ये जो सीन बदलने की जो बात है ना, वो है कम्युनल पॉलिटिक्स, जिसको लेकर लगातार बीजेपी बिहार में कोशिश कर रही है कि हम उस नैरेटिव को बिहार में हम अपने तरीके से उस लाइन पर ले आए। बिहार को हो नहीं रहा है, कई बार कोशिश हुई, नहीं हो पा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर का भी वो इम्पैक्ट नहीं हो पा रहा है। बिहार में अभी हाल के दिनों में जितने पर्व हुए हैं, उस पर्व में भी माहौल बनाने की कोशिश हुई, लेकिन वो उस तरीके की सफलता मिल नहीं पा रहा है। कुछ उस तरीके का बिहार में कोई इशूज भी नहीं है जिसके सहारे कम्युनल पॉलिटिक्स को साधा जा सके। न कोई मंदिर है, न कोई मस्जिद है, न कोई मंदिर मस्जिद को लेकर यहाँ कोई विवाद है, न कोई धार्मिक स्थल उस तरीके का है जिसको लेकर विवाद है, न कोई सांस्कृतिक ऐसा धरोहर है जिसको लेकर संघर्ष चलता हो। कुछ है ही नहीं बिहार में जिसके सहारे बीजेपी को बिहार को साध सके। तो उसमें ओवैसी के साथ अगर गठबंधन हो जाता है तो समझिए बीजेपी के लिए तो एकदम तुरुप का एक्का साबित होगा ना, ढहा देगा। ओवैसी आएगा, बयान कुछ उसी तरीके का देगा, और नरेंद्र मोदी उसके बाद चौका छक्का मारना शुरू कर देंगे। क्या? तो ये जो दाव है, और अगर मान लीजिए ओवैसी से लोग समझौता नहीं करते हैं इस डर से कि ध्रुवीकरण हो जाएगा, तो ओवैसी सब जगह मुसलमान को खड़ा करेगा और कहेगा कि हम तो कोशिश किए ना जी, हम तो कहे ना कि हम साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, यही ना हमको नहीं रखा साथ में। ये कम्युनल फोर्सेस को जो है सो पनपने दे रहा है, ये लोग कम्युनल फोर्सेस से मिला हुआ है। ये नहीं चाहता है कि बिहार में जो है सो एनडीए की सरकार नहीं बने, ये नहीं चाहते हैं कि बीजेपी बिहार में कमजोर हो। हम तो प्रस्ताव दिए ना, फिर आप हमको क्यों रोक रहे हैं? क्यों कह रहे हैं मुसलमान के धर्मगुरु क्यों ये फतवा जारी कर रहे हैं कि नहीं ओवैसी की पार्टी को नहीं, आरजेडी गठबंधन कांग्रेस गठबंधन को वोट करें? बात समझे ना? तब क्या होगा? सब जगह मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट देगा वो, और जो बीजेपी चाह रही है उसका लाभ बीजेपी उठा लेगी। तो ये दाव ऐसा दाव है कि निर्णय लेना कि हम कुछ निर्णय ले लें कितना मुश्किल है। ओवैसी को इस प्रस्ताव को ठुकराना समझो कि अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने की तरह है, और स्वीकार करना भी पैर में कुल्हाड़ी मारने का समान है। मतलब एक ऐसा दाव खेला है बीजेपी ना, जो आरजेडी और कांग्रेस को न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ओवैसी के इस दाव का किस तरीके से तोड़ निकालता है कांग्रेस और आरजेडी, क्योंकि ये प्रस्ताव मुस्लिम वोट के बिखराव के न होने के नाम पर दिया गया है, जबकि इसके पीछे का खेल यही है कि ये अगर साथ आया तो बिहार में पहली बार ध्रुवीकरण के नाम पर वोट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मतलब बीजेपी ने इस बार बढ़िया सा सर्जिकल स्ट्राइक किया है बिहार की राजनीति में। देखिए आगे आगे होता है क्या। तो इतना तय है, ओवैसी को विदेश भेजना, पाकिस्तान को लेकर बड़ी बड़ी बातें कहना, ये सारे इमेज को जिस तरीके से ओवैसी की इमेज को बिल्डअप किया गया है, वो सारे के सारे चेहरे को, सारे के सारे नैरेटिव को बिहार के सहारे ही साधने की कोशिश है। ये अब साफ दिखने लगा है। ऐसे में 2025 का चुनाव कितना दिलचस्प होगा, इस
सियासी दाव से समझा जा सकता है।